हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत वाइटल एरिया है। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है, ये पूरा न्यूमेरिकल एग्जांपल देके हम लोग समझेंगे। ये कोई भी अगर जीएसटी समझना चाहे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर समझना चाहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए समझना। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, एज पर द सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 2, इसमें क्या बोला गया है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मतलब इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट या बेनिफिट या एडजस्टमेंट या सेट ऑफ आप कर सकते हैं। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, ये नहीं बोला गया है डायरेक्टली। ये डेफिनेटली आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में किया कर सकते हैं आप। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस सिंपल वर्ड्स में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं समझा देता हूँ। आईटीसी मीन्स द क्रेडिट, दैट मीन्स द बेनिफिट ऑफ सेट of tax paid on inward supply of goods or services against tax payable on outward supply of goods or services subject to certain restrictions and conditions। क्या मतलब हुआ इसका? इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं? इट इज द क्रेडिट और बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप जो एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है, आपने तो इनवर्ड भी कुछ लिया होगा, डेफिनेटली कुछ इनपुट गुड्स होगा, कुछ इनपुट सर्विसेज होगा। इवन कैपिटल गुड्स जो रहता है उसके ऊपर भी जो इनपुट टैक्स आप दिए हैं उसका अगेंस्ट में भी आपको सेट ऑफ मिलता है। किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ करते हैं आप? जब आप आउटपुट सेल कर रहे हैं कस्टमर को, तो आप क्या करते हैं? कस्टमर से जीएसटी चार्ज करते हैं एट द स्पेसिफाइड रेट, पूरा बिल बनाते हैं, वो बिल में आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं। ये जो आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं, तो आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट के घर में पूरा जमा देंगे? नहीं, क्योंकि आपने इनपुट के ऊपर आप खुद अपना पॉकेट से दे के सामान खरीदे हैं। अब आप एक सप्लायर हैं, आपको अपना पॉकेट से तो टैक्स देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स फाइनली कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा कंज्यूमर। सो इसलिए आप क्या करेंगे? इनपुट टैक्स जो आप दे के खरीदे हैं इनपुट्स, या जो सब सर्विस एंजॉय किए हैं फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और योर बिजनेस पर्पस, उसमें आप जो टैक्स दे के खरीदे हैं, वो आउटपुट टैक्स से जितना आपका ऑलरेडी पेमेंट आप कर चुके हैं वो आप उठा लेंगे पहले। वो आपका जस्ट रिकवरी हुआ, आपका खुद का जो टैक्स आप पे करके खरीदें, लेकिन आपको देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो कंज्यूमर नहीं हैं, आप तो एक सप्लायर हैं। आप खरीदे हैं, आप और कुछ प्रोसेस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, फिर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इनपुट टैक्स को आप रिकवर करते हैं। ये रिकवरी प्रोसेस आप बोल सकते हैं, या सेट ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो जो डिफरेंस बचेगा, आउटपुट टैक्स अगर आपका इनपुट टैक्स से ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो आप गवर्नमेंट का घर में जमा दे देंगे, वो खुद नहीं रख पाएंगे। दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो और स्पेसिफिक टर्म्स में लास्ट में क्या बोले, देखिए, इन अदर वर्ड्स आईटीसी इज द क्रेडिट और सेट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या क्या हो सकता है, हम लोग मेरा पहला वीडियो में डिस्कस किए हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई में हो सकता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, या फिर यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी किसे कहते हैं? स्टेट जीएसटी। तो हम लोग जानते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई में एसजीएसटी सीजीएसटी लग सकता है, या फिर यूटीजीएसटी सीजीएसटी लग सकता है अगर वो यूनियन टेरिटरी है। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इवन इम्पोर्ट, एसीजेड सप्लाई, ये सबको भी हम लोग बोले थे, वो पहला वीडियो थोड़ा सा डिस्कस देख लीजिएगा, उसमें हम लोग बोले थे कि इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं। तो इंटर स्टेट सप्लाई है तो पूरा जो जीएसटी रेट है वो आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी। अगर 18% है तो 18% आईजीएसटी हो जाएगा। अगर वो इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई है तो फिर आपको एसजीएसटी या सीजीएसटी में वो डिवाइड हो जाएगा 9%, 9%। अगर 18% जीएसटी है तो 9 में डिवाइड हो जाएगा अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द क्रेडिट or set off of input tax, that means these taxes that I have just now discussed, and compensation cess against the output tax। किसका अगेंस्ट में? वही सब चीज़ है जिसका अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आपका आउटपुट टैक्स एक्सपेक्टेड ज़्यादा होना चाहिए, आप उसका अगेंस्ट में इनपुट टैक्स एडजस्ट करेंगे, बैलेंस गवर्नमेंट के घर में जमा दे देंगे। हम लोग को समझना इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को समझना है कि कौन सा किसका अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, और एक दो कंडीशन मैं जस्ट बोल दूंगा कौन ये एंजॉय कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट।
ये आपको अगर जीएसटी जरा भी समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों आया? ये कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को हटाने के लिए आया। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था पहले। जब 2004 में आया था आपका 2003 का एक्ट हिसाब से 2004-5 से हम लोग का वैट जब स्टार्ट हुआ था, स्टेट वैट, उसका पहले एक स्टेट जो सेल्स टैक्स होता था ना, स्टेट सेल्स टैक्स में ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। मतलब टैक्स ऑन टैक्स, अब एक्साइज दे के खरीदें वो माल के ऊपर, फिर आप सेल्स टैक्स लगा देते थे, फिर वो दूसरा जन जो खरीद रहा है वो भी फिर से पूरा में सेल्स टैक्स लगा देता था। मतलब क्या, जो इनपुट टैक्स दे के खरीद रहे हैं उसका सेट ऑफ का कोई प्रोविजन नहीं था। इसलिए सुनने में लगता था कि आउटपुट टैक्स का रेट सेल्स टैक्स कम है, लेकिन एक्चुअली में वो इफेक्टिवली वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता था टैक्स कस्टमर का। अब क्या हुआ है, इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट करने दे रहे हैं, इसलिए फाइनली कस्टमर का जो है वो कम पड़ता है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता। ये कंसेप्ट के लिए लाया गया था इनपुट टैक्स। ये स्टेट वैट में भी था, ये एक्साइज में भी था, सेम वैट कंसेप्ट। ओके, सो लेट और कंपेंसेशन सेस क्या है, जस्ट एक लाइन बोल देता हूँ। कंपेंसेशन सेस ये है कि कंपेंसेशन सेस कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में कंपेंसेशन सेस लगा जीएसटी में लाया गया। ये क्या है, ये जो सब स्टेट जीएसटी आने के बाद लॉस हो रहा है, जो सब स्टेट लॉस इन टर्म्स ऑफ पहले जो उन लोग का मेकानिज्म में पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था उसका अंडर में उन लोग का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था स्टेट का, अगर जीएसटी आने के बाद उन लोग को उससे कम रेवेन्यू होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोग को कंपेंसेट करते हैं। ये जो कंपेंसेशन मेकानिज्म है, ये कंपेंसेशन सेस इसी के लिए उठाया जाता है। ये सेस है, ये टैक्स का ऊपर एक्स्ट्रा चल जाता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में एजुकेशन सेस है, हेल्थ सेस है, वैसे ही ये भी कंपेंसेशन सेस है। ये कंपेंसेशन सेस कुछ कुछ चीज़ों में लगाया जाता है, हर एक चीज़ पे नहीं। जैसे कुछ सीन गुड्स बोलते हैं, जैसे पान मसाला है, बहुत लग्जरी गुड्स में कुछ कुछ होता है, लग्जरी कार्स एक्सेट्रा में होता है। तो किसका अगेंस्ट में कौन एडजस्ट कर सकते हैं, कौन ले सकता है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट मैं दो कंडीशन पे हाईलाइट करूंगा, और भी कंडीशंस हैं काफ़ी। रजिस्टर्ड होना होगा आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए आपको अंडर द जीएसटी एक्ट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यू मस्ट बी ए रजिस्टर्ड पर्सन, द सप्लायर मस्ट बी ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप इनपुट टैक्स रेट ले सकते हैं। और द इनपुट और इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब जो इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स आप जिसका एक जो आप आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहे हैं, जिसका ऊपर टैक्स दे के आप खरीदे हैं और आप आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, वो सब इनपुट या इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स आप डेफिनेटली कोई पर्सनल कंजम्पशन या और कोई काम में यूज़ नहीं करेंगे। आप उसको इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यूज़ करेंगे या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस का काम में यूज़ करेंगे। डेफिनेटली अगर मैं एक एसी का डीलर हूँ, मैं अगर एसी खरीदता हूँ बेचने के लिए, तो जो एसी में मैंने टैक्स दे के जीएसटी दे के खरीदा है वो मेरा आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही एसी मैं अपना घर में लगाने के लिए यूज़ करता हूँ तो फिर उसका अगेंस्ट में मैं आउटपुट टैक्स नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, सो ये दोनों कम से कम आप थोड़ा सा याद रखिए। और भी कुछ कंडीशंस है, मैं ये वीडियो में वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, ये एक टेबल बना हुआ है, हाउ इज इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड, कैसे अलाउ किया जाता है, किसका अगेंस्ट में कौन सा अलाउ किया जाता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहले देखिए, मैंने दो टेबल में दो कॉलम किया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मतलब जो आप दे के खरीदे हैं वो क्या है, और अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स ऑफ जिसको आप पे कर रहे हैं, आपका बिल में जो आप आउटपुट टैक्स जो चार्ज किए हैं वो क्या कंपोनेंट है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी है, कंपनसेशन सेस है, क्या है। तो उसका किसका अगेंस्ट में कौन एडजस्ट कर सकते हैं। मेंटेनिंग द सीक्वेंशियल ऑर्डर, आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर भी मेंटेन करना है, किसी का अगेंस्ट में कोई भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग। आईजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई के लिए पेमेंट किए थे। अगर मैं इनपुट लिए खरीदा हूँ इंटरस्टेट सप्लाई में, मतलब मेरा सप्लायर दूसरा स्टेट में था, मैंने खरीदा है, तो सामान आने समय मैंने पे किया है आईजीएसटी। ठीक है, तो मेरा सामान अगर फिर सप्लाई हो रहा है इंटरस्टेट तो मैं भी चार्ज करता हूँ आईजीएसटी। क्लियर। और अगर इंट्रास्टेट मेरा सप्लाई हो रहा है तो मैं चार्ज करता हूँ एसजीएसटी, सीजीएसटी। अगर मेरा यूनियन टेरिटरी है, जैसे मान लीजिए मेरा चंडीगढ़ है, अंडमान है,
तो इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई हो रहा है, मतलब इंट्रा यूनियन टेरिटरी अगर सप्लाई हो रहा है, तो यूटीजीएसटी चार्ज करता हूँ। तो आईजीएसटी चार्ज होगा, एडजस्ट होगा अगेंस्ट आईजीएसटी। अगर आपको बैलेंस बच जाता है उसके बाद भी इनपुट टैक्स रेट को एडजस्ट नहीं कर पाए, आउटपुट टैक्स है तब तक भी, तो आप आईजीएसटी का बाकी बैलेंस फिर सीजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आएगा सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी के अगेंस्ट में वो बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस। अगर उसके बाद भी आपका इनपुट टैक्स में आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है और आउटपुट टैक्स में अगर आपको एसजीएसटी पेमेंट करना है, तो फिर आप एसजीएसटी कर के अगेंस्ट में भी वो आईजीएसटी का बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। सो आईजीएसटी फर्स्ट मस्ट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। क्लियर ना? नेक्स्ट, सीजीएसटी किसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं? सीजीएसटी के अगेंस्ट में। अगर बचा तो फिर आईजीएसटी के अगेंस्ट में। एसजीएसटी किसके अगेंस्ट में? एसजीएसटी अगर बचा बैलेंस तो आईजीएसटी के अगेंस्ट में, मतलब एसजीएसटी को एसजीएसटी के अगेंस्ट में पहले, फिर अगर बचा तो आईजीएसटी। यूटीजीएसटी को किसके अगेंस्ट में? देखिए यूटीजीएसटी अगर बचा तो आईजीएसटी। तो ये एक आप सिमिलरिटी कुछ तो दिख रहा है आपको, लास्ट में मैं इसको ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन जीएसटी कंपेंसेशन सेस, अगर आप जो सामान खरीदे हैं, अगर मान लीजिए आप पान मसाला खरीदे, मान लीजिए आप उसका डीलर हैं, सप्लायर है, तो पान मसाला पर भी आप भी जीएसटी कंपेंसेशन सेस दे के खरीदे हैं, तो उसको जीएसटी कंपेंसेशन सेस को सिर्फ जीएसटी कंपेंसेशन सेस का अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकेंगे। क्लियर? उसका बैलेंस को आप दूसरा किसी के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एक ब्रीफ करके एक चीज़ बोल सकते हैं। सो आईटीसी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। तो ये तो क्लियर है कि एसजीएसटी का बैलेंस या यूटीजीएसटी का बैलेंस अगर बचे तो आईजीएसटी में यूज़ हो सकता है, सीजीएसटी में यूज़ नहीं हो सकता है। सिमिलरली सीजीएसटी का अगर बैलेंस बचे तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में यूज़ नहीं हो सकता है। क्लियर? तो हम लोग अब एक न्यूमेरिकल सम देखेंगे। वो न्यूमेरिकल सम एक मैंने सेट किया है, वो उसका सोल्यूशन देखने से आपको पता लग जाएगा कि कैसे होता है ये चीज। देखिए क्या बोल रहा है। ऑन 10th May 2019 ए लिमिटेड ऑफ कोलकाता सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज टू बी लिमिटेड ऑफ सिलीगुड़ी। कोलकाता का एक सप्लायर है ए लिमिटेड, वो 10th मई को सप्लाई कर रहे हैं किसको? बी लिमिटेड ऑफ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में सप्लाई कर रहे हैं। ये लिमिटेड होना होगा ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। सिलीगुड़ी कहाँ पर है? ये भी वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता कहाँ पे है? ये भी वेस्ट बंगाल में है। तो दोनों वेस्ट बंगाल में ही, एक जगह से दूसरा जगह वेस्ट बंगाल में सप्लाई हो रहा है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ₹30 लाख। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसका ऊपर जीएसटी चढ़ता है, जिसका ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है, वो है 30 लाख। ये सप्लाई का वैल्यू है। ओके, 15th मई में वो फिर ए लिमिटेड और एक सप्लाई करते हैं किसको? सी लिमिटेड ऑफ पटना। पटना तो बिहार में है, तो पटना में सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए लिमिटेड तो कोलकाता में है, तो ए लिमिटेड जब पटना में सप्लाई कर रहे हैं मतलब ए लिमिटेड के लिए इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया, इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया, ये ख्याल रखना होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 10 लाख टैक्सेबल वैल्यू। इन बोथ द केसेस जीएसटी रेट इज 18%। 18% इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, उसके लिए तो जीएसटी रेट फर्क नहीं पड़ जाएगा, तो उसमें जीएसटी रेट है 18%, ये जो गुड्स वो सप्लाई करना है उसका ऊपर। हम लोग को और एक चीज़ बोल दिया है, ए लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर थोड़ा कंसेप्ट आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, ये इसमें बैलेंस अपडेट करना पड़ता है कि आपका कितना इनपुट टैक्स आपने पेमेंट किया है एक्सेट्रा, तो इसमें अपडेट रहेगा। तो चूँकि पूरा जीएसटी मैकेनिज्म ही चलता है ऑनलाइन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपडेट करना पड़ता है। तो उसमें उनका ऑलरेडी बैलेंस था कितना? 2 लाख आईजीएसटी का, सीजीएसटी का 1.5 लाख, एसजीएसटी का 3,50,000। मतलब ये ऑलरेडी इनपुट टैक्स वो दे के सामान खरीदे हैं। ये एक चीज़ ख्याल रखिए कि ऐसा नहीं है कि जो ये आउटपुट सप्लाई हो रहा है इसी के ऊपर वो बैलेंस होना होगा, इसी के ऊपर इनपुट टैक्स रेट देना होगा। मतलब वो इनपुट टैक्स दूसरा कोई इनपुट का अगेंस्ट में भी हो सकता है, जिसको मैं इसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर रहा हूँ। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि जो इनपुट के ऊपर दे के खरीदें वही जब आउटपुट बनेगा उसी के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स रेट एडजस्ट कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं। क्लियर? तो उनका बैलेंस एक बार अच्छा से देख लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक स्क्रीनशॉट भी उठा के रख सकते हैं ये प्रॉब्लम का। तो स्क्रीनशॉट उठा के रख लेंगे तो आपको सुविधा होगा। हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, एक ही स्लाइड में डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है? 2 स्लाइड सही देगा। हाँ, तो पहले हम लोग एक बार ब्रीफ कर लेते हैं
इंटरस्टेट सप्लाई हुआ 30 लाख, क्योंकि उस पर हमको CGST SGST चढ़ना है। इंटरस्टेट सप्लाई हुआ 10 लाख, जिस पे हमको IGST चार्ज करना है। तो आउटपुट टैक्स कितना होगा ये मुझे पहले कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी जो है वो किसके अगेंस्ट में कितना एडजस्ट कर पाएंगे। तो हम लोग को क्या बोला गया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग हाउ कैन द इनपुट टैक्स क्रेडिट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स ऑफ ए लिमिटेड। देखिए सोल्यूशन, पहले क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। आपको आउटपुट टैक्स पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर तो एडजस्टमेंट आएगा कि इनपुट टैक्स उसके अगेंस्ट में कितना एडजस्ट हो पाएगा। बैलेंस गवर्नमेंट का घर में हमको जमा देना होगा, सबमिट करना होगा, ठीक है। तो देखिए बी लिमिटेड सी लिमिटेड दो जन को सेल किया है लिमिटेड। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अभी हम लोग बोले 30 लाख 10 लाख। जीएसटी कितना चढ़ेगा, जब वो सी लिमिटेड तो था पटना वाला, तो सी लिमिटेड है मतलब इंटरस्टेट सप्लाई होगा, तो इसके ऊपर डायरेक्टली आईजीएसटी चढ़ेगा 18%। तो आईजीएसटी 18% चढ़ेगा मतलब 10 लाख का, उसमें 10 लाख सप्लाई वैल्यू था, 10 लाख इंटू 18% 1,80,000। क्लियर। सो पूरा वैल्यू हो गया बिल का 11,80,000 जो लास्ट कॉलम है। बी लिमिटेड को कौन सा है, जो सिलीगुड़ी था, कोलकाता से सिलीगुड़ी विद इन स्टेट, विद इन वेस्ट बंगाल। सो CGST SGST चढ़ गया 9% हो गया, कितना का ऊपर, इसमें वैल्यू था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई था 30 लाख। तो 9% क्यों 9% हुआ, 18 का हाफ ऑफ हो गया। इंट्रा स्टेट मूवमेंट, तो 2,70,000 2,70,000 किसका ऊपर, 30 लाख के ऊपर ऐड किए, पूरा वैल्यू कितना हो गया, बिल बनेगा 35,40,000। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि कैसे ही एडजस्ट होगा। एक स्टेटमेंट देखिए जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम लोग एडजस्ट किए हैं। देखिए टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई अभी हम लोग जो कैलकुलेट किए IGST CGST SGST कितना कितना होगा वही लिखा गया और कुछ नहीं। उसमें इनपुट टैक्स कैसे एडजस्ट किए, देखिए इनपुट टैक्स का वो उसका बैलेंस था, हम लोग जस्ट बैलेंस था, एक बार बैक कर जाता हूँ आप लोगों को सुविधा होगा। देखिए बैलेंस था कितना, IGST का 2 लाख बैलेंस था, CGST का 1,50,000 बैलेंस था, SGST का 3,50,000 बैलेंस था। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट उठा लिए तो आप लोग को सुविधा होगा देखने में। IGST 2 लाख, CGST 1,50,000, SGST 3,50,000। अब हम लोग देखते हैं कैसे एडजस्ट किया है। देखिए IGST का ऑलरेडी बैलेंस था मेरा, बोले 2 लाख। सो IGST के अगेंस्ट में पहले IGST ऑलरेडी जो इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लूँगा मैं। सो 1,80,000 तो एडजस्ट कर ही लूँगा, मतलब 1,80,000 आउटपुट टैक्स था IGST का, 1,80,000 इनपुट टैक्स का एडजस्ट कर लूँगा, उसके बाद भी 20,000 बच जाएगा बैलेंस में। तो वो क्या करूँगा, उसको मैं एडजस्ट करूँगा CGST के अगेंस्ट में, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में क्या था CGST, और उसके बाद अगर बचे तो SGST में यूज़ हो सकता है या UTGST। तो IGST का यूज़ किए कि 20,000। देखिए CGST जो पेएबल था आउटपुट सप्लाई में 2,70,000, उससे 20,000 लेस हुआ, मतलब मैंने जो कस्टमर से कलेक्ट किया है उससे मैं पूरा ही गवर्नमेंट का घर में जमा नहीं दे दूंगा। IGST ऑलरेडी मैंने कोई इनपुट का ऊपर दे के ऑलरेडी रखा था 1,80,000, तो आज मैं ये 1,80,000 का अगेंस्ट में 1,80,000 तो एडजस्ट करूंगा, प्लस IGST जो 20 बचा हुआ है वो CGST के अगेंस्ट में भी एडजस्ट करूंगा। तो CGST जो कस्टमर से मैंने अभी इस प्रोडक्ट इस सेल में कलेक्ट किया है 2,70,000, उसमें 20 एडजस्ट हो गया, बचा 2,50,000। इसमें CGST का और बैलेंस कितना था मेरा, CGST का अपना बैलेंस था 1,50,000, सो उसको भी एडजस्ट किया मैंने 1,50,000। सो 2,50,000 से 1,50,000 लेस किए, सेकेंड कॉलम में देखिए 1 लाख बचा। ये 1 लाख डेफिनेटली और कोई इसको नहीं कम कर सकता है, क्योंकि SGST तो CGST के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसलिए CGST पेएबल फाइनली हो जाएगा 1 लाख बैलेंस पेएबल। कैसे पेमेंट होता है ये सब मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फाइनल कॉलम, थर्ड कॉलम देखिए SGST, वो भी 2,70,000 आउटपुट टैक्स था, वो 2,70,000 कैसे एडजस्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं देख लेते हैं। SGST का खुद का बैलेंस था हम लोग बोले 3,50,000, तो डेफिनेटली SGST का बैलेंस खुद ही उसका 3,50,000 ऑलरेडी जब था, तो 2,70,000 के अगेंस्ट में पूरा ही एडजस्ट कर देगा SGST। तो देखिए 2,70,000 पूरा एडजस्ट हो गया है सेकेंड लास्ट कॉलम में। 2,70,000 जो एडजस्ट हो गया, ये 2,70,000 लेस करके भी मेरा पास 80,000 बच जाएगा बैलेंस। ये 80,000 जो बैलेंस बच जाएगा, ये डेफिनेटली ये मेरा बैलेंस रह जाएगा, ऐसा नहीं कि वो बर्बाद हो जाएगा। सो ये बैलेंस बाद में फिर यूज़ करना होगा, अभी मैं कुछ में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ये बाद में एडजस्ट करूँगा। सो बैलेंस अवेलेबल आफ्टर एडजस्टमेंट
80,000। सो हम लोग इससे समझ पाए कि कैसे आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन होता है। अगर आपका छोटा सा मैं एग्जाम में सिर्फ आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन बोले तो फिर आप पहले वाला स्लाइड ही काफ़ी है। अगर आपको बोले कि इनपुट टैक्स फाइनल एडजस्टमेंट होके कितना टैक्स पेबल होगा या बैलेंस रहेगा बोल दीजिए, तो फिर आपको ये स्लाइड पूरा सम ऐसे समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं जीएसटी का इनपुट टैक्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। Stay healthy, happy, and continue to grow. Thank you very much.